हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जोरावर क्लासेस पर। और हम करेंगे अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस और उसी एंथुजियाज्म के साथ, उसी हौसले के साथ करेंगे कि हमें सिलेक्शन लेना है। आप लोगों को सिलेक्शन लेना है, आप लोगों को इस चीज़ को दिमाग में रखकर और ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इन क्वेश्चन के साथ आपको नई नॉलेज मिलती है, साथ ही साथ एक प्रैक्टिस की हैबिट पड़ जाती है आपको कि आप क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है। आप देखेंगे कई बार ना आपको रियलाइज नहीं होता कि आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो इससे क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, लेकिन जब आप पेपर में बैठेंगे तब आपको ये रियलाइजेशन होगा कि हाँ, क्वेश्चन सोल्व करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो प्राथमिक उद्देश्य है वह क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑब्वियसली टू कंट्रीब्यूट टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ साउंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, यानी कि ध्वनि शैक्षिक प्रथाओं की समझ में योगदान देना। ये साउंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस का मतलब बेसिकली यहाँ पर यही है कि एक अंडरस्टैंडिंग हो आपकी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस जितने भी होती हैं, जो एजुकेशन से रिलेटेड प्रैक्टिसेस होती हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो गया है, जो भी उसमें चीजें आती हैं उसमें कंट्रीब्यूट करना। टू प्रोवाइड द टीचर विद अ ग्रेट एप्रिसिएशन ऑफ हिज रोल इन द एजुकेशन ऑफ चाइल्ड, या फिर आपको बच्चे को ही ये बताना, टीचर को बताना है कि भाई ठीक है, आपका शिक्षा में बहुत बड़ी भूमिका है, इसकी सराहना करेंगे आप। टू प्रोवाइड द एकेडमिक बैकग्राउंड एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग, या फिर मतलब बहुत ज्यादा एकेडमिक बैकग्राउंड जो है बहुत ही एसेंशियल होना चाहिए इफेक्टिव टीचिंग के लिए। अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है, बैकग्राउंड जो है, सपोज आपके 10th में 48 मार्क्स थे और इसका मतलब ये है कि आप टीचर नहीं बन सकते, ये कहना चाह रहे हैं कि आपका इफेक्टिव एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। टू प्रोवाइड ए थेरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशनल रिसर्च, या फिर सिर्फ थेरेटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, ये है हमारा काम। तो शिक्षण जो होता है वो प्रैक्टिकल सिचुएशंस में ही होता है, सिर्फ थ्योरी पर बेस्ड नहीं होता है। तो ये भी गलत कहेंगे हम कि सिर्फ इसी पर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना नहीं होता है सिर्फ। उसके बाद है टीचर को अप्रिशिएट करना होता है, इसीलिए हम एजुकेशन साइकोलॉजी को देखते हैं। तो ये भी नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब जितनी भी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उनमें कुछ और कंट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है वो लर्निंग से एक तरह से डील करती है। बेसिकली ये जितनी भी टीचिंग लर्निंग से प्रॉब्लम्स होती हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से या फिर टीचिंग मेथोडोलॉजी से या ट्रेनिंग से जो भी होता है, इन सब चीजों से जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी डील करती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक ब्रांच है साइकोलॉजी की जो बेसिकली लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड होती है। तो ये याद रखना है कि अधिगम की जो प्रक्रिया होती है उससे रिलेटेड होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी, और ये साइकोलॉजी की ही एक ब्रांच होती है। एजुकेशनल वर्ड है, दैट मीन्स कि एजुकेशनल प्रैक्टिसेस जितने भी होती है उनसे रिलेटेड है, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उनमें और इंप्रूवमेंट के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी इसको हम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ऑल एजुकेशन इज। आज बेसिकली आपका ये टॉपिक यही है, साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, इसी सब पे हम कंसंट्रेटेड रहेंगे। जिस दिन मुझे टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाते हैं मैं टॉपिक वाइज डाल देती हूँ, जिस दिन नहीं मिलते हैं तो मैं मिक्स लेती हूँ, इस तरह से करती हूँ। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ऑल एजुकेशन इज। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है वो क्या है, ये आपको बताना है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा क्या है? डेलिब्रेट है, यानी कि सोच समझ के किया गया एक काम है, या डेलिब्रेट कह सकते हैं। फंक्शनल है, कार्यात्मक है, कार्य के रूप में उसका यूज होना है। पर्पसिव है कि उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, या फिर आत्म शिक्षा है, ये हमें बताना है। तो देखिए जो अगर ऑब्वियसली इस साइकोलॉजी की बात हो रही है, यहाँ पर मनोविज्ञान की बात हो रही है, तो देखिए कोई भी सिर्फ सोची समझी शिक्षा होती है ऐसा नहीं होता है। कई बार शिक्षा जो होती है वो हम ऐसे ही ग्रहण कर लेते हैं, कभी कभी सोचा समझा हुआ नहीं होता है कि ठीक है मैं आज आपको शिक्षित करूंगा, ये मेरे दिमाग में तब मैं आपको शिक्षा दूंगी, ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग अननोइंगली भी कुछ लर्न कर जाते हैं, कुछ ग्रहण कर जाते हैं, एजुकेशन ले लेते हैं, तो वो भी एक शिक्षा होती है। सिर्फ फंक्शनल कहला भी गलत होगा। अब बात आई पर्पसिव में और सेल्फ एजुकेशन में, तो देखिए यहां पर जो आंसर है वो होना चाहिए आपका सेल्फ एजुकेशन, क्योंकि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग पूछा है। साइकोलॉजी जो है बेसिकली हमारे ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड होती है, हमारे बारे में होती है। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है वो आत्म शिक्षा है कि आप अपनी आत्म शिक्षा को किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं। मनोविज्ञान में बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि साइकोलॉजी के अंदर आप सारे तरह की डेवलपमेंट पढ़ते हैं, ग्रोथ पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल से रिलेटेड होती है कि हर एक इंडिविजुअल को किस तरह की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। बेसिकली
उसके अकॉर्डिंग, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग, तो वो सब जो है आपका सेल्फ एजुकेशन में जाता है। भले ही टीचर आपको पढ़ा रहा है, लेकिन आपकी आत्म शिक्षा नहीं हुई तो मतलब आपकी शिक्षा नहीं हुई है। ये सब तो बाहर की चीजें हैं कि आपको कोई पढ़ा रहा है, हो रहा है, लेकिन साइकोलॉजी, मनोविज्ञान कहता है कि आप मानसिक रूप से अगर ये नहीं मान सकते, ये समझ नहीं सकते कि आपकी आत्म शिक्षा कितनी जरूरी है, तो उसके अलावा आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है भाई ये पर्पसिव थी, ये फंक्शनल थी या डेलिब्रेट थी, लेकिन आत्म शिक्षा बहुत जरूरी है कि एजुकेशन जो है वो सेल्फ एजुकेशन होनी चाहिए। ये कहता है साइकोलॉजी कि आपके अंदर खुद से होना चाहिए कि आप मतलब शिक्षा लेना चाहते हैं और उस शिक्षा को समझ पा रहे हैं। केवल बाहर से थोपी हुई चीज है, इस तरह की चीज एजुकेशन जो है वो नहीं हो सकती है। तो सारी एजुकेशन जो होती है वो सेल्फ एजुकेशन होती है और उसे होना भी चाहिए सेल्फ एजुकेशन। तो ये है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी की जो बेस्ट डेफिनेशन दी है, इस स्टडी ऑफ टीचिंग और लर्निंग। तो टीचिंग एंड लर्निंग की एक अध्ययन है कि भाई आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है उसको समझना। इसमें सारे एस्पेक्ट्स आते हैं आपके, टीचिंग से लेके लर्निंग से लेके जितने भी आपको समझ में आते हैं ना चीजें, वो सारे इसके अंदर आ जाती हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर। तो ये जो डेफिनेशन थी ये किसने दी थी, ये आपसे पूछा गया है। तो ये कुछ 4 नाम है आपके, है ना, कोल्सनिक है ये, W कोल्सनिक, जेम्स रॉस, चार्ल्स स्किनर या फिर NL मन। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, डायरेक्ट ऑप्शन है ये, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो डेफिनेशन थी ये स्किनर ने दी थी कि भाई जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो एक स्टडी ऑफ टीचिंग लर्निंग है। तो इस चीज को याद रखिए। आज हमारा मेन फोकस एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऊपर ही है। नेक्स्ट है, जनरल साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी आर डिसिमिलर। भाई जनरल साइकोलॉजी जो होती है और एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। ऑब्वियसली साइकोलॉजी की ब्रांच है, लेकिन जो साइकोलॉजी अलग से पढ़ो आप, मनोविज्ञान जिसमें आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, और सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड साइकोलॉजी पढ़ो तो वो दोनों चीजें डिफरेंट हो जाती है। तो ये कह रहे हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी किससे कंसर्न रखती है, ये आपको बताना है। द चाइल्ड एंड नॉट विद द एडल्ट, कि सिर्फ बच्चे से रखती है, एडल्ट से नहीं रखती है, या फिर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग से रिलेटेड है, डील्स ओनली विद द एप्लीकेशन एंड नॉट विद द थ्योरी, कि सिर्फ एप्लीकेशन से रिलेटेड है, थ्योरी से रिलेटेड नहीं है। तो ये भी गलत होगा, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों चीजें आती हैं। सेलेक्ट एंड एम्फेसाइज सर्टेन डेटा फ्रॉम जनरल फील्ड, तो एक डेटा लेती है किसी भी जनरल फील्ड से और उसको सेलेक्ट करती है, एम्फेसाइज करती है उस पर। तो क्या सिर्फ ये एजुकेशन साइकोलॉजी है? हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो इस चीज को देखती है कि लर्निंग प्रोसेस कैसा है, लर्निंग के एस्पेक्ट कौन कौन से हैं, और उनसे डील करती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो यहाँ पे क्लियर कट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ बच्चे से है, एडल्ट से नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि बच्चे को भी एडल्ट बनना है। एजुकेशनल साइकोलॉजी तो किसी के लिए भी हो सकती है ना। अब अगर आप एडल्ट एजुकेशन दे रहे हैं जिसमें 15 से 35 साल तक के लोगों को दे रहे हैं, तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि सिर्फ बच्चे से रिलेटेड है, ये आपकी एडल्ट से भी रिलेटेड होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन कि इट इज कंसर्न विद द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए फोंट साइज में इसलिए छोटा हो जाता है कई बार क्योंकि क्वेश्चन आता नहीं है, स्क्रीन में पूरा आता नहीं है, इस वजह से छोटा हो जाता है। तो द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी माइट बी एक्सपेक्टेड टू मेक टुवर्ड्स मॉडर्न एजुकेशन लाइज इन द एरिया ऑफ। तो ये पूछा है कि जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है एजुकेशनल साइकोलॉजी का वो माइट बी एक्सपेक्टेड टू मेक टुवर्ड्स मॉडर्न एजुकेशन, मतलब वो क्या कर सकता है बेसिकली जो आज का आधुनिक शिक्षा है कि उसके क्षेत्र में जो है क्या योगदान हो सकता है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, ये आपको बताना है। ये एक क्लैरिफिकेशन ऑफ गोल्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, ये क्लैरिफिकेशन देता है कि भाई जो आज की शिक्षा है उसके क्या गोल्स होने चाहिए। रीइवैल्यूएशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रेसिविज्म, तो प्रोग्रेसिविज्म आपको पता है कि ऑपोजिट ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच है। जो हमारे ट्रेडिशनल वन वे कम्युनिकेशन एंड रोट मेथड्स एंड ऑल वो सब चीजें थी, उनका ऑपोजिट है प्रोग्रेसिविज्म जो प्रैग्मेटिज्म पर आधारित है। और इसमें यही है कि आप बच्चे को जो है एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग कराइए, उसको 2 वे कम्युनिकेशन के साथ कराइए, फीडबैक दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कराइए, ये सारी चीजें प्रोग्रेसिविज्म के अंदर आती है। तो इसका रीवैल्यूएशन करने के लिए हम एजुकेशन साइकोलॉजी का कंट्रीब्यूशन है मॉडर्न एजुकेशन में is reconsideration of educational experience from the standpoint of their contribution to people growth, या फिर विद्यार्थियों के विकास में उनके योगदान के दृष्टिकोण से शैक्षिक अनुभवों को हमें फिर से पुनर्विचार करना है, ये इसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है। या फिर रिफाइनमेंट ऑफ द रिसर्च टेक्निक्स थ्रू विच एजुकेशनल प्रॉब्लम्स माइट बी सोल्व्ड, या फिर शोध तकनीकों का शोधन जिसके माध्यम से शैक्षिक समस्याओं को हल किया जा सकता है। तो मैंने कहा था कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो आपकी टीचिंग एंड लर्निंग से रिलेटेड है, पहली चीज।
दूसरी चीज, टीचिंग और लर्निंग में सुधार की जरूरत होती है, नहीं है, रिसर्च उस पर करनी है, तो भी एजुकेशन साइकोलॉजी यहां पर डील करती है। तो हम क्या कह सकते हैं इससे, हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा यहां पर, क्योंकि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड तो होती है, लेकिन वो थ्योरेटिकल प्लस रिसर्च ब्रांच भी होती है। अगर हम मॉडर्न साइकोलॉजी की देखें तो मॉडर्न साइकोलॉजी की एक तरह से ये रिसर्च और आपकी थियोरेटिकल ब्रांच भी है। तो रिसर्च का काम भी इसका है। रिसर्च हम क्यों करते हैं, अगर कोई हमें समस्याएं आती हैं, तो एजुकेशन में टीचिंग लर्निंग में कोई डिफिकल्टी आपको आ रही है तो आप उस पर रिसर्च करेंगे, कुछ टेक्निक्स को फाइंड आउट करेंगे और फिर उनके सॉल्यूशंस के साथ भी आएंगे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये मेजर कंट्रीब्यूशन हो सकता है कि जितनी भी मॉडर्न एजुकेशन में हमें समस्याएं आ रही हैं उन चीजों पर रिसर्च की जाए, उन प्रॉब्लम्स को हम सोल्व कर सके। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इज ए साइंस। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी की ब्रांच है और साइकोलॉजी एक साइंस है। तो हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन भी आसान है। तो बोरिंग, यहाँ पे बोरिंग वो वाला बोरिंग ये नाम है, हल, वुंट और टॉलमैन। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन शायद आपको आता होगा कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी हम किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं विलियम वुंट को। देखिए इन्होंने सबसे पहले एक फर्स्ट साइकोलॉजिकल रिसर्च और टीचिंग लेबोरेटरी स्थापित की थी, आई थिंक 1876 में स्थापित की थी इन्होंने, और इन्हीं को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी बोला जाता है। इस क्वेश्चन में से ज्यादा कुछ है नहीं समझाने का, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, विच मेथड हैज मेड एजुकेशनल साइकोलॉजी ए साइंस। तो कौन से मेथड ने एजुकेशनल साइकोलॉजी को एक साइंस बनाया, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑब्जर्वेशन मेथड, क्लिनिकल मेथड, सर्वे मेथड या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट की, साइंस से आप रिलेटेड है तो आप एक्सपेरिमेंट तो करेंगे ही। तो कौन से मेथड ने एजुकेशन साइकोलॉजी को साइंस बनाया, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी की प्रयोगात्मक विधि, यानी कि आप कंट्रोल्ड वे में वेरिएबल इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स को किस तरह से आप कंट्रोल करके आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर को आप कंट्रोल्ड वे में जज कर सकते हैं, उसके ऊपर मतलब इफेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंतर्गत ही आती है, कि मतलब हम सोच नहीं सकते थे कि साइकोलॉजी जैसे उसमें भी हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, जैसे स्किनर ने किए, पैवलोव ने किए, ह्यूमन बिहेवियर पर करे, तो ये सारे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स ही हैं। ओके, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो आपका इसको एक साइंस बनाता है। एक्सपेरिमेंट्स का मतलब क्या होता है, आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट मतलब चर जिनको बोलते हैं, स्वतंत्र चर, और उसके बाद इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का किस तरह से डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर रोल है, उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सब चीजों को आप यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ इन साइकोलॉजी इज, जो ओल्डेस्ट मेथड है साइकोलॉजी में वो क्या है, ये आपको बताना है। इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी या फिर क्लिनिकल मेथड। तो देखिए मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि एजुकेशन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या होता है, बेसिकली सेल्फ एजुकेशन होती है। अगर आप अपने आप को शिक्षित कर पाते हैं वो सबसे बड़ी एजुकेशन होती है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। तो ये एक हिंट है आपके लिए कि आप बताइए कौन सा मेथड जो है इसमें वो सबसे ओल्डेस्ट मेथड होगा, जो बहुत पुराने लोग जो है यूज करते थे, जब हमें बहुत सारे और मेथड्स का इतना ज्यादा ज्ञान नहीं था। तो यहाँ पर जो क्लियर कट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि आत्मनिरीक्षण। मतलब आपको अपनी कैपेबिलिटीज का, अपनी क्षमताओं का आत्मनिरीक्षण करना है, अपने आप को शिक्षित करना है और अपने बिहेवियर को समझना है। आपका जो मतलब अंतर मन है उसको समझना, उसको इंट्रोस्पेक्ट करना, बेसिकली कह सकते हैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन है एक तरह की। आत्मनिरीक्षण इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि अपने बारे में आप खुद ऑब्जर्व करते हैं, अपने आप के अंदर क्या चल रहा है, आप किन चीजों को समझे हैं, किन को नहीं समझे हैं, इन चीजों को इनमें एक तरह से वो किया जाता है। तो इंट्रोस्पेक्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, क्लिनिकल यूज नहीं होगा, यहाँ पर यूज होगा इंट्रोस्पेक्शन, क्योंकि ये सबसे पुराना मेथड आता है। जब हम बहुत पुराने टाइम में जब कुछ भी और चीजें नहीं थी तो लोग यही करते थे कि भाई आप ध्यान कीजिए, खुद पर विचार कीजिए, आपने क्या किया क्या नहीं, अपने बिहेवियर को खुद समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट है, नेम द मेथड विच डील्स विद ओनली वन पर्सन एट ए टाइम एंड प्रमोट्स हिज एडजस्टमेंट। तो ऐसी विधि का नाम बताइए जो केवल एक व्यक्ति के साथ काम करती है और उसके समायोजन को बढ़ावा देती है। मतलब एक तरह से इंटरव्यू टाइप सा है ना, यही है। तो बताइए क्या होगा, केस स्टडी, क्वेश्चनर, क्लिनिकल मेथड या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब ये भी मेथड जो है इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी नहीं होगा, यहाँ पर ओनली वन पर्सन एट ए टाइम एंड प्रमोट्स हिज एडजस्टमेंट। यहाँ पर आप
केस स्टडी जो होता है इसमें हम क्या करते हैं कि पूरे केस की स्टडी करते हैं, जिसमें हम और लोगों से भी बात करते हैं, सिर्फ उस इंसान से बात नहीं करते हैं। क्योंकि यहां पर होता क्या है, केस स्टडी में एक डीप स्टडी होती है, एक तरह की, एक इंसान है, आप उसके हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ जानते हैं, उसके आसपास के लोगों से बात करते हैं, उसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, क्या क्या उसको सहना पड़ा है, क्या नहीं सहना पड़ा है, वो सब कुछ होता है। क्वेश्चन मीन प्रश्नावली होती है एक तरह से, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे होते हैं, आप स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है। क्लिनिकल मेथड और एक्सपेरिमेंटल मेथड, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड होगा नहीं, यहाँ पे कंट्रोलेबल सिचुएशंस होती हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। बेसिकली एक इंटरव्यू टाइप का मेथड होता है, 1-to-1 होता है, और ये पियाजे ने भी यूज किया हुआ है इसको, कोलबर्ग ने भी यूज किया हुआ है क्लिनिकल मेथड को। और ये बेसिक टाइप से एक मेथड, मतलब एक इंटरव्यू टाइप मेथड होता है, क्लिनिकल इंटरव्यू टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही पर्सन से डील की जाती है और उसको एडजस्ट, उसको समायोजन करने की कोशिश की जाती है, उससे सवाल जवाब करके, उसको थोड़ा कंफर्टेबल भी करके, इस तरह से ये मेथड यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न विद। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी किससे कंसर्न है ये आपको बताना है, ठीक है। देखो एजुकेशनल साइकोलॉजी पे ही कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसीलिए कि आज की क्लास आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी पर फोकस थी। द लर्नर, द लर्निंग प्रोसेस, द लर्निंग सिचुएशन, या ऑल ऑफ दीज। ऑब्वियसली इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी होंगे, मैंने कहा था टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो लर्नर से भी रिलेटेड है। कोई भी लर्नर हो सकता है, वो अडल्ट हो सकता है, वो चाइल्ड हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अडल्ट होगा या फिर सिर्फ चाइल्ड होगा। लर्निंग प्रोसेस हो सकता है, जो लर्निंग प्रोसेस है, या फिर लर्निंग सिचुएशन क्या है, इन सारी चीजों से ये डील करता है। सो गाइज, दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द ज़ोरावर क्लासेस।